अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। सो द गली क्रिकेट शो की एक और एक्साइटिंग एपिसोड के साथ हम दोबारा आपके सामने हाजिर हैं। माई सेल्फ तैमूर अहमद, मेरे साथ शहरियार वसीम और मिस्टर शान वसीम भी आज हाजिर हैं यहाँ पर। तो काफ़ी दिन हुए, मेरी शक्ल नहीं देखी आप लोगों ने, लेकिन शहरियार एंड शयान हैव बिन कीपिंग ऑल ऑफ यू अप टू डेट, हमेशा की तरह बहुत ज़बरदस्त एनालिसिस करते हुए। तो आज हमने सोचा कि क्यों नहीं जो पीएसएल के बारे में हम बात करें, क्योंकि पिछले चंद दिनों में बहुत सी अपडेट्स हमें देखने को मिली। उसमें कुछ ट्रेड्स हमने देखी डिफरेंट फ्रेंचाइजेस में, और सबसे बड़ी जो चीज़ थी, एक तो वो ये थी कि रिटेंशंस का हमें पता चल गया कि किस टीम ने किसको रिटेन किया है, और जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उनका भी रोस्टर हमारे सामने आ गया है कि कौन कौन इस साथ पीएसएल में अवेलेबल होंगे। इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग टाइम, लाइक एवरी ईयर, क्योंकि जब ड्राफ्ट की टाइम आता है तो काफ़ी एक्साइटमेंट होती है कि कौन सा प्लेयर, कौन सा बड़ा प्लेयर कहाँ आएगा। और एक चीज़ जिस पे शहरियार एंड शायान डेफिनेटली थोड़ा हम एक्सप्लेन करेंगे, वो ये कि ऑल्दो रिटेंशंस में कुछ प्लेयर्स हमें नज़र नहीं आ रहे, लेकिन राइट टू मैच होता है, डिफरेंट की डील्स होती हैं, जो कि एक्चुअल ड्राफ्ट के टाइम जो है वो चीज़ें बहुत वाज़ेह हो जाती हैं। तो उस बारे में भी बात करें, लेकिन पहले शेरियार मैं आपसे स्टार्ट करता हूँ कि आपका जो पहला जो इम्प्रेशन रहा रिटेंशंस की, जो हमने लिस्ट देखी, तो क्या आपका तासुर क्या रहा इस पूरे सिनेरियो में? अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। ओवरऑल रिटेंशन जो है ना इतनी बुरी नहीं थी जितना मुझे लग रहा था कि हो सकती हैं। आई थिंक दिस ईयर जो ट्रेड्स वगैरह जो हुई हैं ना पहले, उसने काफ़ी एक्साइटिंग बना दिया था रिटेंशंस को। और आखिर वक्त तक जो है आई मीन जैसा कि सबने देखा कि जो शान मसूद वाली जो ट्रेड हुई है वो आज ही हुई है, just couple of hours before the actual retentions were announced. तो वो काफ़ी एक्साइटेड था। um, और जो उससे पहले भी जो ट्रेड्स हुई हैं वो भी काफ़ी एक्साइटिंग थी। तो आई थिंक ऑल टुगेदर जो फ्रेंचाइजेस ने कोशिश की है, ऑब्वियसली हम जब टीम वाइज देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर उसको एनालाइज करेंगे, बट ओवरऑल for the most part the retentions are very exciting। और जो प्लेयर्स मिस आउट भी हुए हैं uh, वो भी जो है थोड़े बहुत सरप्राइजिंग मेरे लिए थे, बट ओवरऑल गुड रिटेंशंस। पूरा गो टू शयान, जो आपने कहा कि थोड़ा सरप्राइजिंग था आपके लिए, उसको एलेबरेट करेंगे आप थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स के लिए? हाँ, जैसे आप देखें, जैसे फॉर एग्जांपल मोहम्मद आमिर जो हैं वो बहुत ही की पार्ट रहे हैं कराची के, एंड ही हैज़ बिन विद द फ्रेंचाइज फॉर द लास्ट 8 years। तो उस उनको ड्राफ्ट में जाने देना, आई मीन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो बहुत सारी आती रहती हैं, न्यूज़ भी बहुत सारी आती हैं। र्यूमर हैज़ इट कि वो फ्रेंचाइज चेंज करने वाले हैं इस साल। तो जब मैं सरप्राइजिंग बात करता हूँ तो मैं यही कहता हूँ कि जैसे आमिर की एक एग्जांपल है, जैसे नवाज़ की सुनने में आ रही है बहुत सारी न्यूज़ कि ही विल बी स्विचिंग फ्रेंचाइजेस। तो इस तरह काफ़ी चीज़ें हैं, और भी बहुत सारे रिटेंशंस नहीं हुए जिनको होने चाहिए थे, या एटलीस्ट क्योंकि वो काफ़ी अरसे से टीम्स के साथ एफिलिएटेड थे, तो उनकी रिटेंशंस ना होना, फ़ख्र फ़ख्र की सबसे बड़ी रिटेंशन ना होना। पहले तो चलो होता था ना कि उनकी पहली पिक होती थी, तो इट 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 वुड हैव मेड सेंस कि हाँ भी ठीक है, फ़खर को जाने दिया, पहली पिक है, उठा लेंगे। इस बार तो वो भी नहीं है। तो वो बहुत एक्साइटिंग होगा देखना, ऑल्दो के आई एम प्रीटी श्योर कि उन्होंने वर्किंग की हुई है कि फ़खर को जाने नहीं देना, बट ये कि इस तरह की काफ़ी सरप्राइजेस जो है ना वो हमने रिटेंशंस में देखे इस साल। बिल्कुल ऐसे ही है, और ख़ासकर फ़खर ज़मान की जो रीसेंट फॉर्म हमने देखी वर्ल्ड कप में, उसके बाद तो कोई भी फ्रेंचाइज चाहेगी कि उनके साथ वो हो। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, डेफिनेटली वेरी एक्साइटिंग टाइम्स। तो शयान, लेट मी कम टू यू विद द सेम क्वेश्चन कि आपके लिए पहला तासुर क्या रहा जो रिटेंशंस हमने देखी, और जो ट्रेड्स हमने देखी पिछले कुछ दिनों में? मेरा अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरा जो पहला जो इनिशियल रिएक्शन था इस मामले में, मैंने ये देखा था कि काफ़ी टीम्स जो थीं, ज़्यादातर वो लोग अपने लोकल प्लेयर्स को ट्रेड कर रहे थे, और अपना प्लैटिनम प्लैटिनम का जो एक स्पॉट है ना, वो उन्होंने ओपन छोड़ा हुआ था। तो टू मी व्हेन आई सॉ दैट इनिशियली आई थॉट कि
ड्राफ्ट में कोई बड़े प्लेयर्स आने वाले हैं, शायद इसलिए ज़्यादातर टीमें they want to give themselves a pretty good chance of picking up a good player. But as we saw, जो list आई थी उसको, it wasn't really that impressive from what we are used to. I mean, comparatively, not by much, but लेकिन overall reactions जो हैं, I think Multan and Quetta in Karachi they've really stepped up their game. I feel कि Karachi and Quetta specifically, they're very much settled for the draft. कराची का भी प्लैटिनम पूरा पूरा खुला हुआ है। क्वेटा के पास राइली रूसो है प्लैटिनम में, बट दे हैव टू अदर स्पॉट्स अवेलेबल एज वेल, एंड आई बिलीव क्वेटा हैज अ सेकंड पिक एज वेल इन द प्लैटिनम राउंड। तो I feel these two teams who have in the recent PSL history have had mediocre performances. I feel like this is their best chance to like basically set up a really good squad that can really fire for them in Pakistan conditions. बिल्कुल। और मैं भी एक बात यहाँ कहूँगा कि नसीम शाह, उनकी जो प्रिटेंशन या उनकी ट्रेड की बात हो रही थी, तो बहुत सारे रूमर्स थे, बहुत सारी फ्रेंचाइजेस जो थी वो सॉर्ट ऑफ हिंट्स फेंक रही थी राइट लेफ्ट राइट। हमने मुल्तान की वो देखी थी, उन्होंने एक पिक्चर अपलोड की थी जिसमें छोटा सा उन्होंने साइड पे रखा हुआ था नसीम शाह बेस्ट स्पेल्स। फ्रेंकली आई वाज लिटिल सरप्राइज्ड आई वुड से कि इफ्तिखार और राइली रुसो का जो वहाँ पे स्विच हुआ था, बिकॉज दोनों ही रेड हॉट फॉर्म में हैं। तो गॉड नोज कि वो क्या उसके पीछे लॉजिक थी, बट दैट वाज एन एक्साइटिंग वन। और ये भी आपको शायद सुनने में आया होगा कि नसीम शाह जो थे वो कोयटा से निकलना चाह रहे थे, बिकॉज ऑब्वियसली उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त रही है। हम शाहीन की बात करते हैं, हम हारिस रफ की बात करते हैं, लेकिन जो बैलेंस पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बॉलिंग अटैक में आता है वो नसीम शाह से आता है। और उसका सबसे बड़ा सबूत हमने देखा कि वर्ल्ड कप में नसीम शाह नहीं थे तो शाहीन आफरीदी भी उस वजह से परफॉर्म नहीं कर सके। तो रूमर्स बेसिकली यही थी जो सुनने में आ रहा था कि नसीम शाह वांटेड टू बी विद अ टीम जिसके चांसेस ज़्यादा हैं चैंपियनशिप उठाने के। तो टू मी दैट वाज अ गुड गुड ट्रेड देयर। लेकिन जो आज हमने देखा या कल हमने देखा शान मसूद का विद आई बिलीव फैसल अकरम जो उन्होंने स्विच किया कराची में, दैट वाज अ गुड वन टू सी। तो इसके साथ मैं अगला ये पूछना चाहूँगा शहरियार आपसे कि अगर हम इस वक्त देखें कि बहुत सारे ओपन स्पॉट्स में नज़र आते हैं कराची का, लाइक शायन ऑल्सो मेंशन कि प्लेटिनम पूरा खाली है, तो आपको इसके पीछे कराची के लिए पर्टिकुलरली क्या स्ट्रेटजी आपको समझ में आती है कि आखिर लाइक व्हाट आर लाइक होता है कि स्क्वाड आपने इकट्ठा करना है राइट, आपने डिफरेंट प्लेयर्स इकट्ठे करने हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि किस स्ट्रेटजी के तहत वो करना चाह रहे हैं? आर दे ट्राइंग टू गो बैटिंग हैवी, आर दे ट्राइंग टू गो बॉलिंग हैवी, या वो राइट बैलेंस ट्राई करना चाहिए? लाइक व्हाट डू यू थिंक, क्या समझ में आता है कि कराची क्या करना चाह रही है इस अपकमिंग ड्राफ्ट में? आई थिंक उनका जो मैनेजमेंट चेंज हुआ है ना इस साल, हैदर अजहर बीइंग पार्ट ऑफ कराची किंग्स नाउ फ्रॉम मुल्तान सुल्तान्स, उसने ऑब्वियसली जब आप मैनेजमेंट चेंज होता है ना तो ऑब्वियसली यू यू सी दीज काइंड ऑफ चेंजेस, जहाँ पे दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट सरप्राइजेस फॉर मी के इमाद को बीइंग अ प्लैटिनम प्लेयर उसको ट्रेड कर लिया, एंड देन नॉट हैविंग द बैकअप फॉर दैट प्लैटिनम लोकल प्लैटिनम प्लेयर ना लेना ट्रेड में, यू नो वो बहुत सरप्राइजिंग था मेरे लिए, क्योंकि अगर आप देखें तो सारी फ्रेंचाइजेस ने एटलीस्ट एक लोकल जो है वो या फॉरेनर जो है ना वो प्लैटिनम रखा हुआ है, एक्सेप्ट कराची। क्वेटा का भी सिमिलरली यही देखा हमने कि उन्होंने अपने दोनों प्लैटिनम प्लेयर्स को ट्रेड कर दिया। तो this is something that this is the first time that we are seeing these type of tactics being deployed by franchises. So कराची की जहाँ तक बात है, ऑब्वियसली PSL 5 में उन्होंने टाइटल जीता, उसके बाद से PSL 6 में दे वर फाइन, बट PSL 7 से पहले जो भी मैस उन्होंने क्रिएट किया, उसके बाद से फ्रेंचाइज डिड नॉट रियली केम आउट ऑफ इट। तो अब
ऑब्वियसली नई मैनेजमेंट है, उन्होंने आई थिंक दे आर ट्राइंग टू बिल्ड देयर टीम फ्रॉम ग्राउंड अप, यू नो कोर कोर को जाने देना, और नए कोर को रिक्रूट करना और उस पे नई टीम बिल्ड करना, दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि वो कैसे इसको करते हैं। ऑब्वियसली आई थिंक शान को मुल्तान से एक सक्सेसफुल फ्रेंचाइज से कराची लेकर आना, इट्स अ बिग डील। Obviously, now he is a test captain, so it makes sense for him to move and lead a side. मगर एक आपका जब एक टीम का कोर बिल्ड हुआ हुआ होता है, एंड शान वाज डूइंग वेरी वेल इन मुल्तान, तो दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि वो किस तरह से टीम बिल्ड करते हैं। और क्योंकि उन्होंने अपने सारे जो प्लेयर्स थे पुराने सीजन्स के, उन्होंने वो सबको रिटेन नहीं किया। दे वर वेरी स्पेसिफिक अबाउट के किसको रिटेन करना है और किसको नहीं करना। दे वर मोर इनटू लाइक, जैसे आपने कहा ना कि बैटिंग हैवी है या बॉलिंग हैवी है, आई थिंक दे विल हैव टू डू a lot more with bowling than batting, क्योंकि बैटिंग में अभी उनके पास obviously शान is now there, तो शान और विंस का ओपनिंग कॉम्बिनेशन could make sense. आपको सबको अंदाज़ा है कि शोएब मलिक is really trying hard to make a comeback, तो he will be batting up the order for sure. तो बैटिंग पे उनको फिर भी थोड़ा सा इतना मुझे नहीं लगता कि मसला होना चाहिए। आई थिंक उनका सबसे बड़ा इशू हमेशा से बॉलिंग रहा है, और इस ड्राफ्ट में भी उनको दे विल बी गोइंग वेरी एग्रेसिव ऑन ऑन द बॉलर्स अवेलेबल, वेदर इट इज़ लोकल और फॉरेन। मगर बॉलिंग में दे विल हैव टू डू अ प्रीटी गुड जॉब, क्योंकि पिछले सीजन्स में उनको जो मसले आ रहे थे वो बॉलिंग के ही आ रहे थे। तो लेट्स सी वो कैसे उसको मैनेज करते हैं। आई एम श्योर जिस तरह से उन्होंने रिटेंशंस की हैं, दे आर जस्ट, it shows के they are they are at it, वो they will be coming very hard in the draft. एब्सोल्युटली। और ऑल्दो मैंने नसीम शाह की बात की इस्लामाबाद में आने की, आई कंप्लीटली मिस्ड अबाउट इमाद वसीम, बिकॉज इमाद वसीम की अगर हम इस वक्त अक्रॉस द ग्लोब जो वो T20 लीग्स खेल रहे हैं उसको अगर देखें तो परफॉर्मेंसेस ठीक ठाक इमाद वसीम दे रहे थे इन T20 क्रिकेट एंड ऑल्सो इन अदर स्मॉलर फॉर्मेट क्रिकेट लीग्स। तो जैसा शेरियान ने कहा, शयान के एक कोर बेसिकली कराची का जो है वो वहाँ नहीं रहा। हमने लास्ट ईयर देखा कि बाबर आजम वहाँ से मूव हुए क्योंकि बाबर आजम ने भी ठीक ठाक क्रिकेट कराची के साथ खेली, एंड देन मोहम्मद आमिर एंड देन इमाद वसीम, इमाद वसीम कैप्टन भी थे, तो उनका जाना एंड अगेन ट्राइंग टू बिल्ड अप दैट कोर, दैट वुड बी इंटरेस्टिंग। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम इस्लामाबाद यूनाइटेड के स्क्वाड को देखना स्टार्ट करें तो दे आर लुकिंग प्रीटी गुड ऑलरेडी दिस ईयर। टॉप पे शादाब नसीम के पास है प्लेटिनम में, और शादाब की ठीक है परफॉर्मेंस में हमने डिप देखा, लेकिन PSL में टिपिकली वो अच्छा चल जाते हैं। अगर बॉलिंग में नहीं तो फील्डिंग या बैटिंग में वो बिल्कुल कवर करते हैं। देन यू हैव आजम खान, इमाद वसीम, फ़हीम अशरफ के हमने नॉक्स देखे पिछले साल, ठीक ठाक वो था। तो इस्लामाबाद को अगर हम देखें फॉर लिटिल बिट शायन, तो आपको क्या लगता है कि लाइक व्हाट आर द बेसिस दैट दे वुड ट्राई टू कवर इन दिस अपकमिंग ड्राफ्ट गिवन दे ऑलरेडी हैव सो मेनी गुड प्लेयर्स इन द टीम ऑलरेडी? इस्लामाबाद की उन्होंने उन्होंने एक तरीके से देखा जाए तो अपना एक कोर तो उन्होंने मेंटेन किया हुआ है, विद शादाब, फ़हीम, एलेक्स हेल्स, रोमान रईस, you know, which is I guess the key to success for them, and that it has been like that for a long time. But I think जो इन लोग का एक क्या कहते हैं, इन लोग का क्या कहते हैं, इन्होंने the trade that they did with Naseem Shah, I feel कि uh, they they could have done that a little better, क्योंकि नसीम शाह का जो अभी जो केस है, with him coming back from injury, it will, and with T20 World Cup, up around the corner. We've read reports that PCB will heavily monitor Naseem Shah's um, Naseem Shah's workload. तो अगर नसीम शाह का वर्कलोड under spotlight hai, that means ke that tells me कि Naseem Shah is not going to play all the games. तो
to retain him in platinum for a limited amount of time, for a limited amount of games, to me that felt like, yeah, it was probably not a not a good move. But apart from that, I think it's a pretty decent retention. I think I was surprised to see Asif Ali not there. आसिफ अली का आसिफ अली की रिटेंशन ना होना, इट वाज समथिंग सरप्राइजिंग, कंसिडरिंग कि हमने ये भी ट्वीट्स पढ़ी थी कि आजम खान का भी ट्रेड हो सकता है, बिकॉज आजम खान ने भी एक दो ट्वीट्स मानी थी कि आई फील हाउ फुटबॉलर्स फील ड्यूरिंग ट्रेड सीजन एंड स्टफ लाइक दैट. तो I think Naseem Shah trade could have gone a little better in my opinion. Wasim Jr. or Abrar go release karna, although that was all packed in gold. Uh, but I do feel that Naseem Shah trade, it could have been handled a little better. But overall, dekha jaye, तो yeah, they are looking really settled unit. The guys have played with them for a while. इमाद वसीम का डायमंड में होना, बट आई थिंक द हम लोगों ने ये बात की थी कि एलेक्स हेल्स को गोल्ड में रिटेन करना, आई थिंक इट्स रियली अ विन फॉर इस्लामाबाद. क्योंकि एलेक्स हेल जैसा प्लेयर आपको अगर गोल्ड में मिल जाता है ना, वो फिर दैट ओपन्स अप योर प्लेटिनम एंड डायमंड. तो आपके बाद नाउ यू हैव two extra picks, if you look at it there, where you have two extra picks to pick from. So I think Islamabad has done really well with that regard. एब्सोल्युटली। और इसके साथ अगर हम लाहौर के स्क्वाड को देखें शहरियार, तो ऑल्दो हमने बात की थी शुरू में कि फ़खर ज़मान वहाँ पे अभी हमें नज़र नहीं आ रहे, लेकिन उसके अलावा तो लाहौर का जो कोर है वो प्रीटी मच इंटैक्ट है। और ये वही टीम है जिसने अभी पिछले साल चैम्पियनशिप उठाई, और यही लड़के थे जिन्होंने उससे एक साल पहले भी जो है वो यू नो ठीक ठाक अच्छा परफॉर्म करके चैम्पियनशिप उठाई थी। तो अगर हम लाहौर को एनालाइज करें, एंड लेट्स अज्यूम कि फ़खर को वो किसी ना किसी तरह ले आएंगे वापस, व्हाट एल्स डू यू सी इन लाहौर, लाहौर का स्क्वाड, कि वो किस चीज़ को करेंगे या कर सकेंगे? और एक चीज़ जो मुझे इंटरेस्टिंग लगी थी वो ये है कि राशिद खान जो है वो अभी तक सिल्वर कैटेगरी में है लाहौर में। तो माय अदर क्वेश्चन इज़ कि क्या आपको लगता है कि उनकी कैटेगरी बम्प अप हो सकती है, और इज़ इट टू लेट एट दिस पॉइंट? नहीं, आई थिंक वो जो राशिद का तो मसला ही है ना कि ही इज़ इंजर्ड राइट नाउ। और उसकी जो सर्जरी हुई है, ही वोंट बी एबल टू प्ले फॉर द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स। तो दैट इज़ द रीज़न वाई के लाहौर ने उनको सिल्वर में रिटेन किया है, जस्ट बिकॉज के दे डिडंट वांट हिम टू लीव। तो बेसिकली जो सिल्वर कैटेगरी आप उसकी देख रहे हैं, वो इट इज़ प्योरली बिकॉज के ही इज़ नॉट अवेलेबल फॉर द होल सीजन, एंड दे जस्ट आस्क्ड हिम टू कि आप भई आप ड्राफ्ट में अपना नाम डाल दें, इन दैट वे हम आपको रिटेन कर सकें इन सिल्वर, and then comes next year when PSL 10 they will be able to retain him. तो वो बेसिकली वो उन्होंने एक टैक्टिक्स यूज़ की है जो उन्होंने लास्ट ईयर हैरी ब्रूक के लिए भी यूज़ की थी, कि आपको याद होगा हैरी ब्रूक सिल्वर में रिटेन हुए थे बिकॉज ही वाज नॉट अवेलेबल। तो जहाँ तक लाहौर की जो बात है ना, उनके दो इश्यूज हैं। एक तो ये कि ऑब्वियसली उन्होंने प्लैटिनम में फ़खर को लेकर आना है, और आई थिंक वो राइट टू मैच करना पड़ेगा उनको बहुत जल्दी, क्योंकि अ, अगर वो नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली फ़खर किसी और टीम में जा सकता है। तो पहली पिक तो उनकी ऑब्वियसली फ़खर ही होगी, मगर जो उनका सबसे दूसरा बड़ा मसला जो उनको आएगा, वो आएगा राशिद की रिप्लेसमेंट। क्योंकि राशिद आपको पता है कि राशिद खान उनकी टीम का बहुत ही इंटेग्रल पार्ट था फ्रॉम द बॉलिंग पर्सपेक्टिव, और वो नीचे आके लोअर मिडिल ऑर्डर में आके बैटिंग करना और हिटिंग करना, वो भी एक उसका एडेड एडवांटेज था। तो उस कैलिबर का प्लेयर उनको इस ड्राफ्ट में मिलता है, दैट दैट इज रिमेन टू बी सीन, मगर उसका रिप्लेसमेंट ढूंढना उनके लिए बी अ बिग चैलेंज। आई थिंक the closest they can get is somebody like Noor Ahmed. I know कि वो लेफ्ट आर्म चाइना मैन है, और you know he would not be as good as राशिद, मगर obviously हमने देखा वर्ल्ड कप में भी और उससे पहले भी कि हमें उस तरह के बॉलर्स ने तंग किया है काफ़ी ज़्यादा। तो ये उनके दो चैलेंजेस हैं। आई थिंक द सेकंड
थिंग जो कि जो लाहौर फैंस के लिए थोड़ा-सा एक था कि दे कुड हैव डन बेटर विद डेविड वीज़ा रिटेंशन। उन्होंने इवन दो उन्होंने डायमंड में रिटेन किया, एंड आई थिंक इट इज़ जस्ट बिकॉज़ के हाउ क्रूशियल ऑफ अ प्लेयर ही हैज़ बीन फॉर देम इन द लास्ट 2 years। तो अ, उसको आउट ऑफ रिस्पेक्ट एंड एप्रिसिएशन उन्होंने डायमंड में रिटेन किया है। Otherwise, they had good options with other players. So अब क्योंकि डेविड वीज़ा इज इन दैट स्टेज ऑफ हिज करियर जहाँ पे he at best this will be his probably in the last season for Lahore। उसके बाद I don't think he will be playing PSL। तो उस लिहाज से देखा जाए तो दे विल आल्सो हैव टू थिंक अलोंग दोस लाइंस के अम, जहाँ पर आप जो है वो डेविड वीज़ा का रिप्लेसमेंट ढूंढें, एंड देन समबडी लाइक a player that can play for Lahore at least 2-3 seasons। So gold में they could not have done anything better। Zaman Khan, Abdullah Shafiq, and Sikandar Azad, that's a pretty good gold category right there। सिल्वर में ऑब्वियसली दे हैव मिर्ज़ा ताहिर बेग, तो उन्होंने कोर इंटैक्ट रखा है अपना। ऑब्वियसली फ़खर कमिंग बैक, तो उनकी बैटिंग सॉर्टेड है। थोड़ा सा उनको सबसे बड़ा मसला आएगा कीपर बैटर का ढूंढना। लास्ट ईयर आपको याद होगा कि बिलिंग्स ने और शे होप ने वो रोल प्ले किया था। होपफुली आई थिंक दे माइट टेक शे होप बैक, or probably somebody like Jordan Cox, या और कोई जैसे लिटन दास और समथिंग लाइक दैट, कि वो कीपर प्लस बैटर उनको मिल जाएगा तो उनको। और फिर आपको एक और चीज़ भी देखनी पड़ेगी कि इस साल वो उनका इमर्जिंग कौन आता है। ऑब्वियसली ज़मान खान हैज़ आल्सो बीन somebody who played a huge role being a emerging player, क्योंकि वो था तो इमर्जिंग प्लेयर, मगर वो जवान जो है वो गोल्ड लेवल डायमंड लेवल की जो है ना वो परफॉर्मेंसेस देता आ रहा था फॉर द लास्ट 2 years। तो अब क्योंकि वो पाकिस्तान से डेब्यू कर गया है, डेफिनेटली ही वाज इन गोल्ड, तो अब उसको हारिस और शाहीन के साथ इंक्लूड करना इन द प्लेइंग 11 along with a emerging, तो उनको थोड़ा सा कॉम्बिनेशन अपने ट्वीक करने पड़ेंगे। एंड वी ऑल नो कि जब आपको एक विनिंग कॉम्बिनेशन जब आपका ट्वीक होता है ना, तो उससे फिर परफॉर्मेंस पे अफेक्ट आता है। तो लेट्स सी कि उनको वो किस तरह से इसको अप्रोच करते हैं। बट ओवरऑल द गुड थिंग इज़ कि उन्होंने अपना जो कोर है वो उसको मेंटेन रखा है, उनको उसको इंटैक्ट रखा है। और उनके जो ऑब्वियस होल्स हैं ऑब्वियसली वो तो ड्राफ्ट में दे विल ट्राई टू सॉर्ट इट आउट, मगर दे लुक लाइक अ प्रीटी गुड स्क्वाड एज वी स्पीक। एब्सोल्युटली। और इसके साथ ही आई थिंक मूव ऑन करते हैं कोयटा की तरफ। जैसे शरियार आपने बात की कि लाहौर जो है दे आर लुकिंग प्रीटी गुड, एंड इमर्जिंग का आई वाज आल्सो लुकिंग फॉरवर्ड कि इस साल किसको लेते हैं, लेकिन या देयर गोल्ड कैटेगरी इज प्रॉब्ली द बेस्ट इन ऑल ऑल द टीम्स दैट वी सी। और इसी के साथ अभी यूट्यूब पे हमारे एक व्यूअर ने कमेंट किया है कि दे वांटेड अस टू टॉक अबाउट क्वेटा नेक्स्ट, सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेटा। तो शायद क्वेटा को अगर हम देखें तो मोर और लेस उनका जो है वो कोर अगर आप कहें तो वो वही है जो पिछले कुछ अरसे से हम देखते आ रहे हैं। ज़ाहिर है नसीम शाह का जाना जो है इट्स अ बिग हिट, but they also ended up getting Wasim Jr. and Abrar Ahmed, and both of them, as we know, can be very lethal, especially Wasim Jr. वर्ल्ड कप में भी हमने देखा कि जो काफ़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस दी वसीम जूनियर ने, और ख़ासकर जो यॉर्कर्स उन्होंने एग्जीक्यूट किए और स्टम्प टू स्टम्प लाइन पे बॉलिंग की वो बहुत ज़बरदस्त थी। तो रायली रुस्सो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक वो पहले भी कोयटा के लिए खेल चुके हैं, राइट? तो कैसा आप देखते हैं कोयटा की टीम को इस दफ़ा? डू यू थिंक इनका कोर मोर लेस इंटैक्ट रहा है एज इट लुक्स लाइक? और ड्राफ्ट में आप क्या देखते हैं कि ये किस बेस को कवर कर सकते हैं, व्हेन इट कम्स टू द कंपोजिशन दैट वी आर सीइंग राइट नाउ ऑफ देयर टीम? कोयटा का कोर मोर और लेस हो ही रहा है, बट उन्होंने the biggest omission that they have made is to let go Mohammad Nawaz. Mohammad Nawaz has been playing for Quetta since PSL 1, और 8 साल लगातार खेलना, and he was probably the go-to man for Sarfraz
for a lot of matches. अगर आपको या तो PSL 2 में उन्होंने लास्ट ओवर में कोयटा को प्लेऑफ्स में फाइनल में पहुंचा दिया था अगेंस्ट पेशावर जल्मी. um, so that would be a blow, I feel like. And I do feel ke Naseem Shah, I genuinely don't think कि ये लोग नसीम शाह को इतना मिस करेंगे. uh, you can you can नसीम शाह की पिछली दो परफॉर्मेंसेस हिट एंड मिस रही हैं, और उनका obviously, with injury as well, they sort of had to rely on other bowlers as well for that uh, workload management if Naseem Shah was to play this season. So I think Naseem Shah ko release karna, I think it was probably in favor of Quetta. और फिर जूनियर का एडिशन करना, जूनियर इज वेरी गुड एट impact bowling in the middle and then also at the depth. So I think uska ek addition lana, that's definitely going to strengthen their bowling. For me, Hasaranga's retention was something of a surprise क्योंकि उन्होंने last season वो injured हो गए थे, वो खेले नहीं थे. I believe last season वो platinum में उठे थे, if I'm not wrong. I think पहली pick में उठे थे शायद उनकी कोयटा की. तो उनका हसारंगा का रिटेंशन, इट्स सॉर्ट ऑफ अ, इट डजंट मेक सेंस टू मी क्योंकि अभी उनका वो खुद अभी इंजर्ड थे वर्ल्ड कप के दौरान. वो वर्ल्ड कप में नहीं खेले थे श्रीलंका से क्योंकि उनकी इंजरी चल रही थी. तो आई डोंट नो उनकी इंजरी कहाँ कितनी प्रोग्रेस की है. वी डोंट नो इफ इट्स गोइंग टू अफेक्ट हिज अवेलेबिलिटी एट ऑल. um it remains to be seen ke how Hasaranga's availability affects. But in an ideal scenario, having Abrar and Hasaranga would be a lethal combination to have in the middle overs. So, and if if what we hear is true, agar Sarfraz, with the new management change within Quetta as well, with Moin Khan being the director and Shane Watson coming in as the head coach, it also sounds like Quetta is also opting for a um, new leadership model. But even if they do keep Sarfraz as their captain, you can understand ke, or you can hope ke he probably would know how to utilize these resources that he has. So I think unka top order set hai Will Smith, Jason Roy, ke in that sense, and Riley Russo ka aana. Riley Russo has been very prolific in PSL with Multan and Quetta. So he's one of the very few batsmen who has scored runs in Pakistan. So it is something, I think Quetta is sort of highlighting their template from 2019. Okay, they're bringing back the names that have brought them success. Or with Karachi having left out Muhammad Amir, हमने ये भी पढ़ा था कि Quetta is interested in bringing Muhammad Amir. Uh, I don't know how much of a impact that's going to have. क्योंकि Muhammad Amir is half fit, on best case scenario. So I really hope that Quetta doesn't make the same mistakes that they have been making in the last two seasons. They've been picking players, and either they have been unavailable, they have injury issues, a combination of things which have costed them their spot in the playoffs. So I really hope that they learn from their mistakes, and obviously with new management, I hope they can truly go ahead with that. But I think the one thing that Quetta would have to do is probably get a new ball bowler, um, either in the shape of Nawaz. Either they release Nawaz, who they couldn't retain, or in a specific category. I think they wanted to keep him in diamond or something. Uh, but if they cannot keep Nawaz, then they would need to have an additional bowler with them, either in a spinner or a fast bowler
Who that is, that remains to be seen, because Multan also has released. If you haven't, we haven't gone to Multan yet, but Multan also has released Shahnawaz Dhani, so he's also in the draft. So Quetta has a lot of options in that regard. They have Shahnawaz Dhani's option as well. They have Arshad Iqbal's option as well. They have Salman Irshad option as well. They have quite a lot of options in the draft for them to really cover those bases. And and we said this before in our previous episode, but I think this, in all the drafts that has happened in PSL history, I genuinely do believe that this is probably the most. This will probably be the most eventful draft that we will witness. Inshallah. एंड राइटली सो बिकॉज़ जो हम देख रहे हैं वो ये है कि ऑप्शंस बहुत सारे ओपन है हर टीम के लिए, तो इट विल डेफिनिटली बी इंटरेस्टिंग। और जैसे आपने कहा शायन कि कोयटा का टॉप ऑर्डर काफ़ी सेट नज़र आता है, विद विल स्मीथ, जेसन रॉय, राइली रूसो। और राइली रूसो को जब मैं बैटिंग करते देखता हूँ पीएसएल में, तो लगता है कि ही इज़ जेन्युइनली एन्जॉयिंग बैटिंग इन Exactly. Yeah. सो क्राउड के भी वो फेवरेट बन चुके हैं। एंड ही जस्ट जनरली ही he basically judges the conditions really well and then he adapts pretty quickly, so it will be good to see. अच्छा शायन, आपने जैसे बात की ना कि अवेलेबिलिटी की हमने बात की, कुछ प्लेयर्स की कोटा में इंजरी की बात की, फिटनेस की बात की, तो शरियार इसी तरह अगर हम मुल्तान की तरफ आते हैं तो जो एक नाम मुझे इट्स बेसिकली ग्लेयरिंग फॉर मी, इट्स एहसानुल्लाह, बिकॉज हमें पता है कि वो भी इंजर्ड है, उनकी सर्जरी वगैरह चल रही थी। एंड एहसानुल्लाह हैज़ बीन वेरी impactful फॉर मुल्तान स्पेशली इन लास्ट सीजन। तो हमने देखा कि शान मसूद गए मुल्तान से, मुल्तान ended up getting फैसल अकरम in emerging category, but they also released Riley Russo and got Iftikhar Ahmed. Iftikhar Ahmed बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में है, in my opinion I think he's probably in the form of his life for last one year or so. तो उनका आना डेफिनेटली बहुत हेल्प करेगा, लेकिन जो कॉम्बिनेशन हमने देखा था शान मसूद का रिजवान मोहम्मद रिजवान के साथ टॉप ऑर्डर में, डेफिनेटली वो थोड़ा सा मैसअप हुआ है। वी स्टिल हैव टू सी हु दे विल गेट टू फिल दैट स्पॉट। बट एहसानुल्लाह से अगर हम बात स्टार्ट करें, तो क्या आपको लगता है, लाइक डू यू हैव एनी अपडेट्स फॉर अस के क्या वो इन टाइम फिट हो सकेंगे, और अगर नहीं तो who can Multan look at when it comes to fast bowling options in this upcoming draft? आई थिंक मुल्तान पे जाने से पहले ना एक इंटरेस्टिंग चीज़ थोड़ी सी ऐड कर दूं कोयटा में, कि कोयटा की जो ड्राफ्ट पिक्स है ना, जो प्लेटिनम की, अच्छा कोयटा और कराची दोनों को लोकल प्लेयर की ज़रूरत है, ठीक है। दोनों ने अपने जो प्रीमियर प्लेयर्स हैं फ्रॉम सीजन वन, उन्होंने दोनों को रिलीज़ किया हुआ है। अच्छा, मुल्तान की पहली पिक है, कराची की दूसरी है, एंड आई थिंक क्वेटा की तीसरी है। तो अब दे Platinum में? इन प्लैटिनम में नहीं, अब आई थिंक कराची की थर्ड है, हम्म, क्योंकि वो मेरे ख्याल से शायद दूसरी है और क्वेटा की तीसरी है। बट अगर तीसरी चौथी भी मान के चलें तो इंटरेस्टिंग ये होगा देखना कि जैसे कि न्यूज़ रिपोर्ट हो रही थी कि भाई कि आमिर जो है वो क्वेटा में जाने में इंटरेस्टेड है, राइट। मेरे को क्वेटा उठाती है तो पहली चीज़ ये देखनी होगी कि कराची उसको राइट टू मैच करता है कि नहीं करता। अगर क्वेटा राइट टू मैच नहीं, कराची राइट टू मैच आमिर पे नहीं करता, एंड वो फिर अपनी नेक्स्ट पिक में जाके वो नवाज को उठाते हैं, राइट, और उस पे क्वेटा राइट टू मैच करती है या नहीं करती, यू नो तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी देखना, क्योंकि कराची के पास तो खैर कोई भी प्लेटिनम नहीं है और क्वेटा के पास एक प्लेटिनम है, वो भी फॉरेनर है। तो they can afford to have Amir and Nawaz back in Quetta. तो obviously इस तरह की अंडरस्टैंडिंग बिहाइंड द सीन फ्रेंचाइजेस में होती हैं। और जब ट्रेड, क्योंकि जब आप प्लेयर किसी फ्रेंचाइज को छोड़ रहा होता है तो फ्रेंचाइजेस जो है ना वो चाहती हैं कि वो ट्रेड करके एटलीस्ट दे गेट समथिंग आउट ऑफ इट। तो अगर इन्होंने उनको रिटेन नहीं किया है तो इट मींस के ईदर दे सी themselves बिगर प्लेयर देन इन देयर करंट कैटेगरीज,
या फिर ये कि द अदर फ्रेंचाइज हैव मेड एन ऑफर कि भाई आप ड्राफ्ट में चले जाएं एंड देन वी विल वाइल्ड कार्ड यू एंड पिक यू इन अ प्लैटिनम। तो क्वेटा और कराची की जो सिचुएशन है ना वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी ड्राफ्ट में देखना कि हाउ दे गो अबाउट गेटिंग अ प्लैटिनम लोकल प्लेयर, क्योंकि अगर आप ड्राफ्ट देखें और उसमें जो अवेलेबल ऑप्शंस लोकल हैं वो कोई भी ऐसा प्लेयर आपको नज़र नहीं आएगा जहां पर आप यू कैन पिन पॉइंट के यार के ये उस बंदे को वाइल्ड कार्ड कर सकते हैं। देयर इज नो बडी लाइक। तो वो इंटरेस्टिंग होगा देखना। जहाँ तक बात आपने मुल्तान की है तो मुल्तान को तो मेरे ख्याल से बेसिकली जो है ना ये केपी सुल्तान बना देना चाहिए क्योंकि उनके सारे लोकल प्लेयर्स जो हैं वो केपी के हैं। तो आई मीन एंड इट मेक सेंस क्योंकि जो उनके हेड कोच हैं अब्दुल रहमान भाई वो भी केपी के। केपी के हैं, एंड देन ऑब्वियसली रिजवान हिमसेल्फ इज फ्रॉम केपी। तो उसने बेसिकली अपार्ट फ्रॉम ओसामा मीर सारे जो है वो केपी के प्लेयर्स हैं इसके अंदर। तो जहाँ तक उनकी आप अगर इन्होंने बेसिकली एक कोर बनाने की कोशिश की है, ऑब्वियसली रायली रूसो को ट्रेड करना वाज अ बिग लॉस फॉर देम। अगर आप देखें तो मुल्तान हैज़ टेकन द बिगेस्ट हिट इन दिस रिटेंशन इन टर्म्स ऑफ द प्लेयर्स, क्योंकि उन्होंने रायली को ट्रेड किया, उन्होंने शान मसूद को ट्रेड किया। ठीक है, उनके टिम डेविड इस साल जो न्यूज़ आ रही है वो यही कि ही इज़ नॉट अवेलेबल, ही इज़ नॉट ही इज़ नॉट कमिंग। डेविड मिलर का भी सुनने में यही आ रहा है कि ही इज़ नॉट अवेलेबल और एटलीस्ट ही चोज नॉट टू प्ले पीएसएल। तो ये अब आप देखें कि शान मसूद, रायली रूसो, टिम डेविड, डेविड मिलर, ये चार उनके प्रॉपर मिडल ऑर्डर 3 नंबर से लेके पाँचवें छठे नंबर तक के प्लेयर्स थे ये, एंड दे ऑल आर ईदर दे हैव बीन ट्रेडेड और दे आर नॉट अवेलेबल। पोलार्ड पे दे कैन स्टिल टेक अ चांस, मगर ऑब्वियसली आई डोंट थिंक कि वो कोई प्लेटिनम या डायमंड पे उस पे जाके चांस लेंगे। तो उनको बैटिंग अपनी सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी। और जिस तरह से उन्होंने अपनी पिक्स ली हैं कि उन्होंने पहली प्लेटिनम की पिक है, उनके पास पहली डायमंड की पिक है, उनके पास सिल्वर की पहले राउंड में ही 2 पिक्स हैं। तो उस तरह से उन्होंने जिस तरह से उन्होंने ट्रेड्स किए हैं इससे पता चल रहा है कि दे दे हैव आइडेंटिफाइड प्लेयर्स कि हाँ यार हमने इन पे जो है ना इनको इनको टारगेट करना है, इनको पिक करना है, एंड दे हैव प्लेयर्स इन देयर माइंड, दे जस्ट वांटेड टू हैव द राइट पिक्स ऑन हैंड। तो वही देखना होगा कि वो किन प्लेयर्स को उन्होंने आइडेंटिफाई किया हुआ है अपने ग्रुप में। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुल्तान जो है ना वो अब शायद they are they want to play a cricket similar to what Islamabad does, कि आप ऊपर से लेके नीचे तक just go for it। तो उसके लिए जो जिस तरह के उन्होंने प्लेयर रिटेन किए हैं, मैं ऑब्वियसली वी नो कि इफ्तिखार किस तरह से खेलता है, वी नो अच्छा खुशदिल क्योंकि पिछले सीजन्स में काफ़ी अंडर द शेडो रहा है, उसको उस तरह से चांस नहीं मिला है, तो प्रॉब्ली दे विल प्रमोट हिम अप इन द मिडल ऑर्डर फ्रॉम लोअर मिडल ऑर्डर। तो ये देखना पड़ेगा। जहाँ तक बात एहसानुल्लाह की है, एहसानुल्लाह की कोई अभी तक अपडेट ऑफिशियली पीसीबी ने दी नहीं है। हमने देखा कि हसनैन की रिहैब कंप्लीट हो गई है एंड देन ही स्टार्टेड बॉलिंग। नसीम की अपडेट अभी आई थी कि जी के ही विल बी रिकवर्ड बाय PSL9, वो न्यूजीलैंड सीरीज के लिए कंसिडर नहीं होंगे। एहसानुल्लाह की उस तरह से कोई अपडेट है नहीं, और ऑब्वियसली उनको लोकली ट्रीट किया जा रहा था, उनकी सारी रिहैब भी लोकल हो रही है, एक्सक्यूज मी। तो पता नहीं है कि वो किस तरह से चल रहा है। मगर मुझे ऐसा लगता है कि उसको सिल्वर में रिटेन करने का मकसद यही है कि दे आर नॉट वेरी होपफुल कि वो पूरे सीजन के लिए अवेलेबल होगा। मे बी शायद टुवर्ड्स द बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट वहाँ तक उसको शायद वो खींच जाएं। और उसका रिप्लेसमेंट ऑब्वियसली वो दे कैन गो बैक एंड टेक somebody like अरशद इकबाल और इलियास और समीन गुल, जो जो उनके पुराने रहे हैं टीम के साथ एफिलिएटेड। तो उनके पास ऑप्शंस काफ़ी हैं, बट देखना बस ये होगा कि वो किन प्लेयर्स को उन्होंने टारगेट किया हुआ है और वो उनके प्लेइंग 11 को किस तरह से बूस्ट करते हैं।
I बिल्कुल। have और a एक अभी चीज हम में सॉरी, एक बस मैं एक ऐड करना था पिक के बारे में, बताना था कि क्वेटा की पहली पिक है प्लेटिनम में, देन कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, मुल्तान एंड देन लाहौर। नहीं नहीं, ये स्वैप हो गया था तैमूर भाई। ये जब कोयटा का स्वैप हुआ था, जब कोयटा की ट्रेड हुई थी इफ्तिखार और रायली की, तो नाउ दे हैव मुल्तान नाउ हैज द फर्स्ट पिक आई सी, एंड ओके, कोयटा हैज द थर्ड पिक। और इंटरेस्टिंग। दैट इज बिन द ट्रेड। और अभी जो शान मसूद की जो ट्रेड हुई है, आई थिंक मुल्तान नाउ हैज डायमंड पिक। आई एम नॉट श्योर इफ इट्स द फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड। नहीं, पहली पहली पिक है उनकी Oh, डायमंड की। yeah, so Multan basically has opted for being able to pick players from the draft. तो ओके, इस पे मैं एक और बात मैं ऐड करना चाह रहा था, मैं ये ऐड करना चाह रहा था कि आ, मुल्तान का हमने बात की ना केपी के प्लेयर्स, केपी का टैलेंट जो ये लोग हार्नेस करना चाहते हैं। आई थिंक साहबज़ादा फरहान जो हैं वो आई बिलीव मुझे लग रहा है कि ये लोग साहबज़ादा फरहान को अपने लाइनअप में इन्वॉल्व करना चाहेंगे। अब मे बी नॉट इन डायमंड और प्लैटिनम, आई एम नॉट श्योर इफ द हाउ हाउ ही फिट्स इन, वो बट डायमंड में ही कर सकते हैं क्योंकि प्लैटिनम में दे ऑलरेडी हैव टू लोकल प्लेयर्स। तो डायमंड में ही दे या कैन। एक्चुअली वो लोग डायमंड में भी नहीं कर सकते क्योंकि या डायमंड में भी दोनों लोकल हैं। दोनों लोकल आ गए, तो या आई थिंक गोल्ड में करेंगे या समथिंग लाइक दैट, बट मुझे नहीं लगता गोल्ड तक बचेगा साहब ज़्यादा फरहान। Yeah, but him being from KP and he has played under Abdul Rahman, I'm just thinking about it that way कि यार ये लोग शायद सादात फरहान को भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि अब्दुल रहमान has been very uh, decisive in that aspect कि ही आई थिंक उनका ये होता है कि उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा केपी का टैलेंट रहती है कि भाई केपी वाला बंदा पहले उठे ताकि वो उनको ग्रूम करें, व्हाटएवर द केस माइट बी, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट ही फोकसेस ऑन, and which is the right thing to do. If you know a player's capability and you can get the most out of him, then why not pick him? But yeah, I just wanted to add that. नहीं नहीं, बहुत ज़बरदस्त पॉइंट आपने रेस के शायद। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कमिंग टू पेशावर, अगर हम पेशावर के स्क्वाड को देखें अभी, तो उनका जो बैटिंग है, दैट टू मी इज in a pretty good shape, with Babar, Roman Powell, then you have Saim Ayub, you have TKC, and then you also have Mohammad Haris. And not to forget Amir Jamal, the all-rounder option. तो मैं ये सोच रहा था आज जब मैं देख रहा था रिटेंशंस के, बैटिंग पे तो बहुत अच्छे से कवर्ड हैं। आई थिंक एक चीज़ जो हमने लास्ट ईयर भी देखी थी वो ये थी कि उनकी बॉलिंग जो है वो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक रही है। ठीक है, दे हैव खुरम शहजाद, दे हैव आमिर जमाल, बट ओवरऑल आई थिंक दैट्स वेयर दे वुड नीड टू फोकस। तो शायन, क्या लगता है आपको कि इज दैट वेयर दे वुड बी फोकसिंग, या कुछ सरप्राइजेस देखने को हमें मिल सकते हैं पेशावर के लिए भी? I think it's going to remain pretty consistent. I don't think uh, maybe unless Darren Sammy has something figured out from Peshawar's point of view, yeah, Mohammad Akram has something figured out. I think Robman Powell का platinum में retain होना, it doesn't make sense to me. I think he's at most a diamond level player, or but I don't know what's the thinking behind that. I think apart from Robin Powell, I believe they've done a pretty good job retaining the players that they wanted. um with Khurram Shahzad, uh, although उसने I think पिछले सीजन 3 गेम खेले थे, uh, I was surprised to see them releasing Salman Irshad ने last season 10 विकेटें उठाई थी, या something around that number. He was probably Peshawar's most successful bowler last season. Maybe they will pick him up on the draft or right to match him, something like that. But his omission is something of a surprising thing for me. But I'm glad they've stuck with Hasibullah. I'm glad with the fact that they've stuck with their local batting talent. Saim Ayub, Haris, Hasibullah. क्योंकि last season that was their focus. Their focus was to basically um, groom these guys and be able to give them the opportunity that they deserve.
So I'm glad that they're doing that, and this is probably the I believe this is probably the first time we're seeing in a PSL draft that the young batsmen of Pakistan are being retained. It doesn't really happen that often that we see a Pakistani batsman, local batsmen are getting retained in higher categories. So this is something refreshing from Peshawar's perspective as well. बिल्कुल, बिकॉज़ हमारे जहाँ तक लोकल टैलेंट की बात है, तो फ़ोकस हमेशा बॉलिंग पे ही होता है, सो बिल्कुल, बिल्कुल। बैटर को देखना इट्स डेफिनिटली रिफ्रेशिंग। अच्छा, ये तो हमने बात करी रिटेंशंस की, और ऑब्वियसली एज़ द ड्राफ्ट डेट गेट्स नियर, तो हम और उसके बारे में बात करेंगे, बिकॉज़ देयर इज़ गोना बी सो मेनी अपडेट्स, सो मेनी रूमर्स गोइंग अराउंड एंड व्हाट नॉट। एक चीज़ मैं शहरियार आपसे पूछना चाह रहा था, वो ये कि जहाँ तक वेन्यूज़ की बात है फॉर दिस ईयर्स पीएसएल, क्या हमें वही सेम वेन्यूज़ देखने को मिलेंगे, या फिर पेशावर के स्टेडियम की बहुत बात हमने लास्ट ईयर सुनी थी। इस साल ही बहुत हम अपडेट्स देखते थे कि वो स्टेडियम की मतलब कंस्ट्रक्शन हो गई है, काफ़ी अच्छी पोजीशन में आ रहा है। तो कैन वी एक्सपेक्ट टू सी पेशावर स्टेडियम इन यूज़, या फिर इज़ इट सेट बाय दिस टाइम कि वही 4 वेन्यूज़ रहेंगे जो हमने पिछले साल देखे थे? गिवन कि पाकिस्तान में होती भी है कि नहीं पीएस। एग्जैक्टली। आई थिंक जो सबसे बड़ा जो अभी जो क्वेश्चन मार्क है ना, वो ये है कि पाकिस्तान में पीएसएल होती भी है कि नहीं होती। जो जो अभी तक न्यूज़ आ रही है, जो अभी थोड़ा बहुत जिस पे डिस्कशन हुआ भी है, वो ये हुआ है कि अपेरेंटली लीग स्टार्ट हो रही है ऑन टेंटेटिव डेट है फरवरी 8। और आपको भी पता है कि फरवरी 8 जो है वो सो कॉल्ड जो अनाउंस्ड हुई है डेट इलेक्शंस की, तो वो भी फरवरी 8 है। तो आई थिंक जो कम्युनिकेट किया गया है, या एटलीस्ट जिसके बारे में बात हुई है, वो ये कि फर्स्ट लेग ऑफ द टूर्नामेंट जो है वो दे आर आस्किंग, द अथॉरिटीज आर आस्किंग फ्रेंचाइजेस के कंसिडर करें कि आप मूविंग इट टू स्प्लिट कर दें। इन यूएई और सम अदर वेन्यू लाइक साउथ अफ्रीका, और फिर लेटर लेग जो है वो लेकर आए। ऑब्वियसली फ्रेंचाइजेस आर वेरी रिलक्टेंट अबाउट इट, क्योंकि जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान में ही लीग करवाने में उनको फ़ायदा है, पैसे बनते हैं, गेट मनी आती है, वो जो एक एक्टिविटी है, जो फैंस की इंगेजमेंट है वो ज़्यादा राइट। रहती है एट होम। अगर ऐसा होता है कि वो पीएसएल अगर पाकिस्तान में ही होती है, तो भी हम लोग जो है वो वही 3-4 वेन्यू जो हैं, कराची, लाहौर, पिंडी एंड मुल्तान, यही 4 वेन्यू देखने को मिलेंगे, क्योंकि आई थिंक अगर देखा जाए तो यही 4 वेन्यू ऐसे हैं जो कि थोड़ी बेहतर हालत में हैं, क्योंकि राइट। हमें भी पता है कि हमारा बोर्ड माशाल्लाह से कितना एक्टिव है व्हेन इट कम्स टू डेवलपिंग फैसिलिटीज़। तो जहाँ तक बात रही पेशावर की, अगर पेशावर का ग्राउंड अपडेट हो भी जाए, अपग्रेड हो भी जाए, वो रेडी टू गो हो भी जाए, तो आपको बहुत टाइम लगेगा प्लेयर्स को कन्विंस करने में, फॉरेन प्लेयर्स को कन्विंस करने में टू गो यू नो टू पेशावर एंड प्ले। Peshawar is राइट। also in a red zone, by the way. तो वो काफ़ी बहुत लंबा प्रोसेस है उसकी। आपको एक आपको प्रमोट करना पड़ेगा, आपको एक पूरा उसका आपको एक पैकेज बनाना पड़ेगा टू सेल प्लेयर्स, कि भाई आप यहाँ पर आके खेलें एंड वी कैन टेक केयर ऑफ़ यू। तो वो तो मुझे नहीं लगता कि इतना आसान है करना। वी विल हैव टू स्टिक विद दीज 4 वेन्यूज़। अगर पाकिस्तान में होता है तो आई थिंक दैट इज़ द वे टू गो, क्योंकि मसला फिर वही आता है कि यू नो अब जैसे वो हमने पहले भी अपने सेशंस में बात की थी कि भाई कि वो हो एक किसी ने न्यूज़ ब्रेक की थी कि भाई कि वहाँ पे बात हो रही है कि यूएई में लीग को ट्रांसफ़र कर दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान में सिक्योरिटी के जो एक्सपेंसेस हैं वो बहुत हाई होते हैं। तो उसकी वजह से लीग को जो है वो मसले मसाइल आते हैं। तो अगर आपकी इस तरह की थिंकिंग होगी, तो फ्रॉम द इन द लीडरशिप ग्रुप, तो फिर आप फिर जो हमें दूसरी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, जहाँ पर आपकी लीग एक तरीके से, आई डोंट थिंक लीग इज ग्रोइंग इन अ वे दैट इट शुड हैव बीन। आप प्लेयर्स एक्विजिशन देख लें, आप या एंगेजमेंट देख लें, बाकी चीज़ें देख लें, तो उस लिहाज से अगर आप इस तरह की हरकतें करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है कि um, it will going to cost
द लीग इन द लॉन्ग रन। तो लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस्ड के ये क्या डिसाइड करते हैं, बट आई थिंक अभी तक की जो न्यूज़ है वो यही है कि फ्रेंचाइजेस डजंट वांट टू प्ले आउटसाइड पाकिस्तान। तो लेट्स सी क्या होता है। एंड राइटली सो बिकॉज इट्स अ लॉजिस्टिकल नाइटमेयर। आप चाहे यूएई में करवाएं, साउथ अफ्रीका में करवाएं, साउथ अफ्रीका में तो एक तो कंडीशंस भी ठीक ठाक भी चेंज होंगी। तो अगर मैं फ्रेंचाइजी ओनर हूँ तो आई वुड आल्सो बी थिंकिंग अबाउट कि अच्छा अगर साउथ अफ्रीका में होती है तो देन व्हाट काइंड ऑफ प्लेयर्स डू आई वांट, जो उन कंडीशंस में जाके उस हिसाब से खेल सकें। और इस बारे में हम लोग उस दिन भी बात कर रहे थे शहरियार के बहुत रूमर्स थे कि ये प्लेयर आएंगे फ़ॉरेन, ये प्लेयर आएंगे, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। एक तो हमारे लोगों के पास टाइम इतना है कि वो ऐसी-ऐसी रूमर्स की मीम्स बना के वो इतना एक्साइटमेंट वो कर देते हैं। लेकिन जैसे उस दिन मेरी आपकी बात हो रही थी कि यू नो जो टी20 लीग्स दुनिया में स्टार्ट हुई हैं, टी10 लीग है, टी20 लीग्स हैं, उसका जो सबसे बड़ा अट्रैक्टिव फैक्टर है, लेट्स फेस इट, इट्स मनी, राइट? अगर क्विंटन डिकॉक ने साउथ अफ्रीका से रिज़ाइन करके सिर्फ अपने लीग्स पे फोकस किया तो एवरीबॉडी नोज़ इट, इट्स अबाउट मनी। So when you have a giant like IPL right next door, and then you have other leagues coming up as well, they pay handsome amount of money. सिक्योरिटी को तो चले आप थोड़ी देर के लिए साइड पे रख देना। तो वही बात थी जो आप भी उसमें कह रहे थे शहरियार, कि ना ही विल है, ना ही इंटेंट है, और फ्रेंकली ना ही इतनी वेल्थ है कि आप उस लेवल के टैलेंट को सिक्योरली अट्रैक्ट कर सकें। मतलब अगर डेविड वार्नर जो है वो अपनी कमिटमेंट्स छोड़ के पाकिस्तान आके खेलेगा तो ही वुड वांट टू बी कॉम्पनसेटेड इन दैट सेम मैनर। अब आप इसमें फ्रेंचाइज़ीज़ का कसूर नहीं है, इसमें पीसीबी का सबसे बड़ा कसूर है कि वो उस लेवल पे स्पॉन्सरशिप्स लेके आ ही नहीं सके कि आप इतने बड़े नामों को कैटर कर सकें। तो आई एग्री विद यू 100% कि पीएसएल को जितना ग्रो करना चाहिए था, ठीक है, हमें एक साल में एक बड़ा अच्छा टूर्नामेंट देखने को मिलता है पाकिस्तान में, मेरा लगता है। लोग आते हैं, फैमिलीज़ आती हैं, मतलब फैमिलीज़ बेचारी उन पे भी तरस आता है कि जितने हर्डल्स क्रॉस करके बेचारे वो ग्राउंड्स में पहुँचते हैं। तो ये आई मीन दिस इज़ नॉट हाउ यू ग्रो एनीथिंग, राइट? और हम एक्टिव तो छोड़ें, हम तो रिएक्टिव भी नहीं है इन चीज़ों में, हम तो बस पी के सोए में है कि हाँ यार चलो जो हो रहा है हो रहा है। सो दिस इज़ नॉट द वे दैट यू कैन ग्रो द लीग इन एनी वे। आई एम फ्रैंकली सरप्राइज्ड कि लीग सस्टेन हो रही है अभी तक। तो एक लेवल पे सस्टेन तो हो गई है बट ग्रो नहीं हो रही। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट इट्स सर्टेनली नॉट व्हाट वी वुड एक्सपेक्ट एज पाकिस्तान क्रिकेट फैंस। नहीं, एक्चुअली उसमें एक और मसला ये भी है ना कि एक तो आप देखें ना कि बोर्ड में जो है ना वो सर्कस पिछले 1.5-2 साल से चल रहा है। सही है। आपकी लीडरशिप जो है वो लीडरशिप क्या है, वो अजीब ही कुछ चल रहा है वहाँ पे ना। तो जब आप इस तरह की लीग्स में जो है ना इसको एक प्रॉपर मैनेजमेंट चाहिए होती है जिनका प्योर फोकस हो कि हाँ भाई हमने कैसे उठाना है लीग को। ठीक है, आप जो है वो आपके अपने मसले मसाइल ख़त्म नहीं हो रहे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि लीग इटसेल्फ जो है वो तो प्रॉफिट में जा रही है। ठीक है, वो तो प्रॉफिट रिकॉर्ड प्रॉफिट बनाते हैं, हर चेयरमैन आके बताता है जी हमने इतना प्रॉफिट बनाया, इतना प्रॉफिट बनाया। फ्रेंचाइजेज जो हैं वो ऑब्वियसली उनको वो प्रॉफिट क्या वो तो ब्रेक इवन नहीं कर पाती। राइट, आई थिंक आउट ऑफ 6 फ्रेंचाइजेस ओनली 2 आर ब्रेकिंग इवन या थोड़ा बहुत पैसे बनाती हैं, बाकी सारे तो लॉस में होते हैं। राइट। राइट। तो उस तरह से एंगेजमेंट जो है ना वो फ्रेंचाइजेस की भी नहीं है। ठीक है, वो बस 2-3 महीने के लिए 3 महीने के लिए एक्टिव होते हैं, प्राइम टाइम में उनको कवरेज मिलती है, एंड देन दैट्स अबाउट इट। उसके अलावा अगर आप देखें तो जहाँ तक बात ये प्लेयर एक्विजिशन की है कि भाई कि आप समबडी लाइक क्विंटन डिकॉक या ट्रेंट बोल्ट या डेविड वार्नर, या जो अब अपने उस स्टेज पर आ गए हैं कि जहाँ पर उनको बेसिकली अब दे जस्ट वांट टू कैश इट आउट कि यार कि हमने जो भी अब हमारी क्रिकेट बची है वी जस्ट हमें पैसे कमाने हैं एंड वी विल कॉल इट अ डे। प्रॉब्लम वहीं पर आ रहा है ना कि अब एक तो आईपीएल तो है जो है, ठीक है, वो तो एक बीस्ट है। मगर उसके अलावा जो अभी हमें जो नया मॉडल देखने को मिल रहा है ना जहाँ पर कि वो सीपीएल है या ऐसे टी20 है या आईएल टी20 है, वो वहाँ पे जो उनकी फ्रेंचाइजेस की जो इन्वॉल्वमेंट बढ़ती जा रही है और वो जिस तरह से वहाँ पे एक तरीके से मोनोपोली क्रिएट कर रहे हैं, और वो हैंडसम जो है वो प्लेयर्स को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं कि भाई कि आप हमारे साथ हमारी फ्रेंचाइज के साथ एसोसिएट हो, और देन यू प्ले जहाँ पे भी हमारी टीम है आप हमारे तरफ से खेलें, एंड देन यू नेम योर प्राइस एंड वी विल बी एबल टू पे इट। ठीक है, अगर आपको एक प्लेयर को इसका अगर चार चार इसका प्राइम एग्जांपल है जेसन रॉय।
जशन रॉय को नाइट राइडर्स फ्रेंचाइज ने कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया है, सो ही इज प्लेइंग इन आईपीएल, ही इज प्लेइंग इन सीपीएल एंड ही इज प्लेइंग इन एस8020 हाँ, वही एंड ना, अगर आप मेजर लीग क्रिकेट एज वेल। एंड मेजर लीग क्रिकेट एज वेल। यप। ठीक है, अगर आप उसमें देख लेना कि अगर आप वो 4-4 5-5 लाख डॉलर अगर आपको साल के मिल रहे हैं, फ्रॉम जस्ट टू प्ले डिफरेंट लीग्स, और एक ही फ्रेंचाइज से अगर आपको मिल रहे हैं, तो देन यू नो उनको ज़रूरत क्या है बाकी जगहों पे जाके खच्चर ख्वार होने की, यू नो और क्या, उसी टाइम वही टाइम वो अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करें, हैव सम टाइम ऑफ। और फिर दूसरा मसला पाकिस्तान में एक और ये भी है ना कि अगर आप पाकिस्तान में प्लेयर्स को अट्रैक्ट करने के लिए आपके पास फ्रॉम ऑफ द फील्ड एक्टिविटीज आपके पास एज सच क्या है, इस आपके डीएचए पास में कुछ गोल्फ भी नहीं खिला है। देंगे। उसके लिए भी मसला है ना, उसके लिए भी क्लियरेंस चाहिए। उसके लिए भी क्लियरेंस चाहिए। ठीक है, उसके लिए भी जो है वो इतना मजमा खड़ा होगा कि जी कि वो बस सिक्योर हों, ये हों, वो हों, तो वो यू नो मनाल पे खाना खिला देंगे। वो सारी चीज़ें भी जो है ना वो सारी चीज़ें भी देखनी होती हैं कि आपके पास जो है ना फ्रीडम उस तरह से है नहीं कि आप जाके फ्रीली घूम फिर सकें। आपको हर जगह सिक्योरिटी क्लियरेंस चाहिए। आपने बहुत बहुत हो गया, खाना खा लिया, बिरयानी खिला दी, टिक्का खिला दिया। यू नो वैसे आईपीएल जितना मर्जी बड़ा हो जाए, वो कलर सिटी में प्लॉट नहीं दे सकते। हाँ, सही बात है। So we have an edge somewhere at least. हाँ, तो वो इस तरह की चीज़ें ऑब्वियसली ये वो इश्यूज हैं जिस पर बहुत सीरियसली काम करने की ज़रूरत है, मगर बात वही है कि जो कीवर्ड सीरियस है, और हमारे यहाँ इस तरह में कोई भी सीरियस नहीं है इन सब चीज़ों में, तो अब तो पैसा आ गया, अब तो और सीरियस नहीं होना है। हम्म, जो आ रहा है आती जाए। नहीं, दूसरा ये कि हमारे कल्चर में जो इंसान सीरियस होता है उसका लोग मजाक भी उड़ाते हैं ना, हम्म। कि अबे तू पागल है, तेरे पास इतना टाइम है, जा वो काम कर। बंदा कभी काम ही तो कर रहा हूँ। अरे ये नहीं, कोई और काम कर। तो एंड दैट गोज फ्रॉम टॉप टू डाउन, सो वो तो चलता ही रहता है। अच्छा, शेरियर एंड शैन, बिफोर वी साइन ऑफ फॉर टुडे, मैं एक जस्ट क्विकली बात करना चाह रहा था, जो कि हमारी बात सेशन स्टार्ट करने से पहले भी हो रही थी। वो ये कि जो हमारा टेस्ट टूर स्टार्ट हो ही गया बेसिकली। अभी हम वार्म अप गेम खेल रहे हैं प्राइम मिनिस्टर 11 के साथ, जिसमें प्राइम मिनिस्टर 11 ठीक ठाक रन्स भी मार रही है हमें। तो जो एक हमने, ज़ाहिर है, इट्स अ कल्चर शिफ्ट इन पाकिस्तान टीम। You have a new captain, responsibilities have changed a bit. Naseem Shah is not there, and you have Khurram Shahzad in the team. लेकिन जो हमने शान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी और जो कुछ पिक्चर्स भी नज़र आ रही है, उसमें यही है कि शान मसूद इज़ ट्राइंग टू कीप द यूनिट टुगेदर। वो रिस्पेक्ट का एलिमेंट जो है उन्होंने मेंटेन रखा हुआ है। इंग्लिश अच्छी बोल लेते हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो कि बहुत बड़ा एक प्लस है। लेकिन शान मसूद, व्हेन ही पिक द बैट टू इन दिस प्राइम मिनिस्टर 11 गेम, 200 रन कर लिए भाई ने, और काफ़ी अच्छा प्रॉस्पेक्ट लग रहा है। तो मैं आप दोनों से बस क्विकली पूछना चाहूँगा कि अभी तक जो हमने ये देखा है टूर का स्टार्ट, क्या तासुरात है आपके और आप क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? सो शेरिया, लेट मी स्टार्ट विद यू ऑन दैट। भाई मैंने तो अभी देखा है इमाम भाई ने विकेट ले लिए। हैं? बस ये, चलो हैं? एक और ये क्या बॉलर आ हुआ? गया हमारा। इमाम भाई जो है वो विकेट टेकर बन गए अब। देखो यार, तो सीरियसनेस चेक करें आप। वो कोई नेथन मैक्सवीनी है, बंदे को बोलो यार आप रिटायरमेंट ले लो। आप रिटायरमेंट नहीं, आप अपना समाज जलाओ और डूब के मर जाओ। कि इमाम भाई ने विकेट ले ली उनकी। बट ठीक है, हाँ, ऑब्वियसली लीडरशिप जब भी हमारी टीम में चेंज होती है ना, तो आपको ये पैटर्न देखने को मिलता है कि कैप्टन बिकम्स वेरी सीरियस विद हिज परफॉर्मेंसेस, और कैप्टन की परफॉर्मेंस उस तरह से दे आर एक्सेप्शन टू द केस, मगर जनरली हमने देखा है कि जिन प्लेयर्स को कैप्टन बनाया जाता है उनकी पर्सनल परफॉर्मेंसेस इंप्रूव हो जाती हैं। इट इज़ ऑलवेज अबाउट द टीम। टीम जो है ना वो हमेशा कोई भी कैप्टन हो, कुछ भी हो, वो टीम जब परफॉर्म नहीं करती ना, तो फिर ऑब्वियसली बैकलैश सारा कैप्टन पर आता है। अब मसला ये है कि ठीक है, कैप्टन ने बहुत अच्छा स्टार्ट लिया है, 200 मार दिए हैं, और अब ऑब्वियसली बात है, अभी तो प्राइम मिनिस्टर 11 से मैच है, इतना कोई बहुत इंपॉर्टेंट मैच नहीं है। सबको पता है कि प्रैक्टिस मैच है, मगर यू नो उनकी लीडरशिप ऑफ द फील्ड जो है वो काफ़ी प्रेज किया जा रहा है कि भाई कि वो
काफ़ी अट्रैक्टिव वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बड़े अच्छे से बात कर रहे हैं, हम्म। रिस्पेक्ट खाना भी दे खुद रहे हैं। गर्म करके दे रहे हैं प्लेयर्स को हाँ, होटल में। सारी चीज़ें वो सब चीज़ें वो कर रहे हैं माशाल्लाह से। मगर ये कि अभी ज़ाहिर-सी बात है, अगर आप देखें स्कोर कार्ड तो 391 फॉर 9 थे हम लोग, ठीक है? ये सपोज़िडली वो जो हमने नया टर्म सुना था बी-सी-डी टीम जो है वो हमारे हम्म। अगेंस्ट खेल रही है, वो 324 पे 4 है, हम्म। ठीक है ना? और हमारे सारे डोमेस्टिक के परफॉर्मर वहाँ पे गए हुए हैं, बिल्कुल जो है ना बेहतरीन, जिन्होंने 25-25, 30-30, 35-35 विकेटें ली हुई हैं सीजन्स के बड़े अंदर, लोग। ठीक है? और और 324 रन हो गए हैं, 4 आउट हैं, सही है? तो अगर बी-सी-डी टीम ये कर रही है, तो वो जो मेन टीम से जो हम जाके पर्थ में खेलने वाले हैं, वो क्या करेंगे हमें नहीं पता। ऐसी है यार। तो कहने का मकसद ये है कि अच्छा, उसमें भी ऑब्वियसली बात है कि अब कैप्टनसी तो असल वहाँ जाके देखने को मिलेगी ना, मगर अभी नज़र राइट। आ रहा है कि ये जो इसका मतलब ये है ना कि कैप्टनसी बहुत अच्छी नहीं हो रही है, राइट? तो कहने का मतलब वही है कि इस तरह ये चीज़ें अभी नया नया बंदा कैप्टन बना है, तो ऑब्वियसली आपको सपोर्ट करना भी चाहिए, बट मसला फिर वही आता है ना कि जब तक आपकी टीम आपका साथ नहीं देगी ना, आप अपने एग्जैक्टली। डोमेस्ट आप ये सारे इनके डिसमिसल्स देखें जितने भी आउट हुए हैं, सारे मेरे ख्याल से 4 प्लेयर तो ऐसे हैं जो लेग साइड पे आउट हुए हैं। बिल्कुल ऐसी है। ठीक है। तो जब आपके इस तरह के डिसमिसल्स होंगे, वो मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि भाई वो बाबर आजम जो है वो पिछले 1.5-2 साल से इसी तरह आउट होके जा रहे हैं। वो हर दूसरे तीसरे मैच में वो लेग पे आउट होके चले जाते हैं। तो बड़े प्लेयर है, ऑफ के प्लेयर है, लाइक पे नहीं खेलते वो। नहीं, वो अजीब समझ में नहीं आता कि वो ऐसी बेहतरीन कतरी मारते हैं वो लेग पे कि वो सीधा हाथों में के कीपर के हाथों में जाती है वो। उनको बताना पड़ेगा भाई आप कैचिंग प्रैक्टिस नहीं करवा रहे, मैच खेल रहा हो। बंदा का भी होता है ना यार, थाई पैड लग जाए, कोई पैड लग जाए, हम्म। कुछ लग जाए, नहीं वो वो माशाल्लाह से उनकी कतरी लिक लगती है लगेगा। बेहतरीन। ये भी बहुत बड़ी बात है। बाबर आजम कहते हैं देखो मेरे बैट पे लगती है हमेशा। हाँ, तो मिस नहीं करता। हाँ, अब वो उसमें मैं सरफराज भाई भी इसी तरह आउट हुए, वो पता नहीं और एक दो लोग और थे उसी तरह आउट हुए, तो मीन इस तरह की चीजें आपको, जब तक टीम आपको आपको सपोर्ट नहीं करेगी, कैप्टन क्या मर्जी 200 नहीं 400 मार ले, तो उससे उससे थोड़ी कुछ होना है। एंड आई थिंक दिस आल्सो reinforces द फैक्ट कि इट्स नॉट द फॉल्ट ऑफ कैप्टनसी एवरी टाइम। कप्तान आप जो मर्जी लगा लें, अगर आपके प्लेयर जो है एंड में यही हरकतें कर रहे हैं तो भाई मतलब दैट वही बात जो अभी आप कह रहे थे कि इट्स अबाउट द टीम, राइट? टीम नीड्स टू स्टेप अप। लेकिन जो भी है, बाबर आजमी कवर ड्राइव बहुत अच्छी है। हाँ, भाई आप देख लेना यार, आपने कोई 6 7 8 बॉलर खेल रहे हैं, ठीक है? हम्म। खैर 5 तो रेगुलर बॉलर खेल रहे हैं, 3 पार्ट टाइमर ने बॉलिंग कराई है। आपने जो है वो उन्होंने आपके 9 आउट कर दिए, हमने उनके 4 आउट किए मर मर के। राइट। राइट, नौ तो में से 5 विकेटें को दी स्टार्ट इसका डेब्यू गेम था। हाँ, तो अब बकिंगम। हाँ, वो तो रीत बनाई हुई है ना कि जो भी डेब्यू हमारे खिलाफ करेगा हमने उसका कैरियर बनाना है, चाहे वो इंटरनेशनल में हो, लिस्टे में हो, फर्स्ट क्लास हो, कोई मर्जी हो, हमने कैरियर बनाना है बंदे का। बहुत बड़ा दिल है हमारा यार। हाँ, हर डेब्यूटेंट का जो है ना हमने हाँ। कैरियर बनाना होता है। बाय द वे आई जस्ट रियलाइज कि शाइन अफरीदी ये मैच नहीं खेल रहे। हाँ, हसन अली भी नहीं खेल हसन रहे अली भी नहीं वो। खेल हसन रहे। अली भी नहीं खेल रहे। आई थिंक शायद ये दोनों मेन बॉलर्स होंगे फर्स्ट टेस्ट में, तो राइट। उनको इनको रेस्ट थोड़ा दिया रेस्ट हुआ है। दिया हुआ है। नहीं बट अच्छा है। ये इस बॉलिंग यूनिट में से बेसिकली दे विल डिसाइड ये के हु आर द ये अदर। शाहीन अफरीदी और राइट। हसन अली मैच में प्रैक्टिस करेंगे, आप देखिएगा। हाँ। अल्लाह खैर करे यार। नहीं, चलिए। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी, ऑल्दो इतने कोई हाई होप्स नहीं है, बट अगेन एज एज पाकिस्तान क्रिकेट फैंस, मजबूरी भी हमारी क्योंकि और तो कोई स्पोर्ट्स खेलती नहीं पाकिस्तान अब। तो रेड में यही बचा है, तो यही देखेंगे भाई फिर। सो नहीं, आई थिंक दिस विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि कैसे पाकिस्तान फेयर करता है, बिकॉज पर्थ विल बी द चैलेंज इन माय ओपिनियन। वहाँ पर आपके चाहे बैटर्स हैं या बॉलर्स हैं,
क्योंकि बॉलर्स भी जो है होता क्या है कि जब बाउंस मिलता है कहीं पे, अगर आप लेट्स फेस इट, पाकिस्तान के बॉलर्स पाकिस्तान में यूज्ड टू नहीं है बाउंस के, तो जब वो बाउंस मिलता है तो वो कंट्रोल करना भी मुश्किल होता है। एज अ बॉलर इफ आई गेट अ लॉट ऑफ बाउंस, मैं तो एक्साइटेड हो जाऊंगा कि यार मुझे तो मजा आ रहा है इसमें। बैट्समैन बेशक रन पे रन मारे, लेकिन मुझे मजा आ रहा है। तो यू नो दैट विल बी। अगेन एक चीज़ हम लोग को नोट करनी होगी कि ये जो स्टेडियम है ना, इट्स नॉट द टिपिकल Perth Stadium that we've been used to. This is the new Perth Stadium, which which has a drop-in pitch. So राइट, it doesn't. It's not the typical वो baking in. ट्रेडिशनल पिच नहीं है जो Yeah, पहले हम देखा करते थे, yeah. बिल्कुल। So the conditions of the pitch, we can expect it should be as similar as we what we see in MCG or the GABA or राइट। Adelaide. So with that regard, we can say that the bounce factor is not going to be as it used to be when we talk about the Perth test जो हमने देखा है, जो शोएब अख्तर भाग के आ रहे हैं और रिकी पॉन्टिंग से पुल खा रहे हैं, या हम्म, टॉप एज लग के फाइन लेग पे चौका खा रहे हैं, that kind of a pacey Perth pitch, I we shouldn't really expect that. Um, but all in all, it's still a Perth wicket. या But minor differences obviously, but for us it's still a new challenge. स्टिल अ न्यू चैलेंज, स्पेशली फॉर पीपल जो वहाँ पे पहली दफ़ा खेल रहे हैं। बहुत सारे हमारे प्लेयर्स हैं जो पहली दफ़ा खेल रहे हैं, सो इट विल बी इंटरेस्टेड सी। सो आई थिंक लेट्स एंड द सेशन हियर। हमने आज रिटेंशंस की भी बात की और ऑस्ट्रेलिया के टूर का भी हमने किया, और साथ साथ फॉर आवर लिसनर्स एंड व्यूअर्स, inshallah will be showing your faces more regularly, because too much is going to be happening in the next few weeks. Draft आ रहा है, पाकिस्तान की कुट लगने वाली, आई मीन टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है। सो उस पर भी बात करेंगे। और इंशाल्लाह अगेन लाइक आई सेड, विल होप फॉर द बेस्ट, बिकॉज दिस इज़ ऑल वी हैव, एंड जो भी हो जाए, मजबूरी हमारी कि हमें बैक तो करना है। और who knows, maybe we'll see a miracle, and we'll be keeping these happy faces inshallah in the next few weeks to come as well. So with that, I think we'll sign off. Thank you to all of our viewers जो हमारे साथ जुड़े हुए थे live session में, and thank you Sharia, thank you Shayan for your time as well. As always, it's a pleasure, and inshallah we'll